नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। आज का विशिष्ट अवसर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में, सक्षम बनाने में और उसको मजबूत करने में, उसकी दिशा के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आज हम 104 परीक्षकों का, 88 गुरु नायकों एवं 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में आप सभी को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने वाले हैं। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस भर्ती परीक्षा में 14% से अधिक महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा से, अपनी उत्कृष्टता से उसका प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है। साथियों, आप सभी ने अब तक का सफर कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन के बल पर तय किया है, लेकिन आपकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इस सभागार में मुझे लगता है कई सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं नियुक्ति पत्र वितरण के, तो मैं उन सभी से कहता हूँ, आप सबसे भी आज कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज नियुक्ति पत्र मिल गया, अब काम पूरा हो गया। एक काम पूरा जरूर हो गया, जो आपने मेहनत करी थी, परिश्रम किया था, तैयारी की थी, आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपने देखे थे, वो पूरा हो गया कि आपको नियुक्ति मिल रही है। लेकिन काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि काम होगा, शुरू होगा। एक नया अध्याय आप सब लिखने जा रहे हैं। यहां से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इस नियुक्ति के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों को मिलने जा रही है। आज से आप लोग अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके प्रदेश की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों की रक्षा है, नागरिकों की रक्षा है, देश दुनिया से आने वाले पर्यटक से लेकर तमाम प्रकार के लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और अनेक चुनौतियों का, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का जो मुख्य प्रबंधन होता है वो पुलिस विभाग को ही करना होता है। और आप में से कुछ युवा निरीक्षक के रूप में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, कुछ गुरु नायकों के रूप में आपदा प्रबंधन आदि के कार्यों में अपना योगदान देंगे और कुछ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में अग्नि नियंत्रण कार्यों का प्रबंधन भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारी दो दो राष्ट्रों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमारी लगी हुई है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिमाचल से अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। 2 अंतर्राष्ट्रीय है और 2 अंतर्राज्यीय, उन सभी पर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको वहां भी काम करना होता है। और इस भौगोलिक स्थिति के कारण हमारा राज्य सामरिक रूप से और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसके अलावा देवभूमि में प्रत्येक वर्ष पूरे देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिनका प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन कार्यों के अलावा आप सभी को राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आज जो हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे नशे के कारोबार है, साइबर क्राइम है, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, 4 धाम यात्रा, प्राकृतिक आपदा, कांवड़ यात्रा, ये भी हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इनका भी हमें प्रबंधन करना होता है और इन सभी कठिनाइयों के बीच में आप सभी को एक मूक सागर की भांति, मूक सागर तो जानते होंगे ना, जिनको काम सब कुछ करना होता है लेकिन बोलना कम होता है, कम से कम जितनी जरूरत है, एक मूक सागर की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटकर अद्वितीय जन सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि अगर पहले दिन से जिस दिन आप सेवा में आएंगे, वैसे तो फोर्स की सिखलाई बहुत होती है, क्योंकि मेरा भी जीवन फोर्स के साथ ही
आगे बढ़ा है, जो भी मैंने सीखा थोड़ा, जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ उसमें ये फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। फोर्स सभी मैं एक समान मानता हूँ, चाहे सेना है, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल है, चाहे हमारी पुलिस है, सभी का मैं अगर मेरे सामने उतना ही सम्मान है, क्योंकि मैं सबको उतना ही डिसिप्लिन मानता हूँ, उतना ही जीवन को परिश्रमी मानता हूँ, उतना ही उनको मिशनरी मानता हूँ। इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने प्रत्येक मोर्चे पर जो अभी तक काम किया है, जो अपने आप को सिद्ध किया है, सेवा परमो धर्मो, ये केवल आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। अभी आप सब लोगों ने शुरुआत में गीत भी था, क्या गढ़ गीत था, क्या था उत्तराखंड पुलिस का। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक, एक स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही हमने अपने जवान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिश्रमों के कल्याण के लिए हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि मैं पहले जब मैं इस जिम्मेदारी में नहीं था, उससे पहले मैंने पुलिस सुधार के भी कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया और मैंने देखा कि पुलिस को कई कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उनकी जो ड्यूटी होती है वो कई बार 8 घंटे से बढ़कर कई घंटे उसके दुगना तक भी हो जाती है। ऐसे समय में उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक रूप से भी, अपने शरीर को भी ठीक रखना होता है, अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो इस नाते हम उनके कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के साथ ही उनको उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी, अच्छा उनको ट्रेनिंग मिले, उसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में हमने पुलिसकर्मियों के आवास संबंधी समस्या को दूर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और मेरा मानना है कि ये हमारा प्रतिशत चूंकि कम था, जो डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, हम लोग सब बैठ के और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से प्रदेश में लैंड जिहाद को लेकर खत्म करने का संकल्प दोहराया। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी देवभूमि के अस्तित्व को खराब करने का जो भी कार्य होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सौहार्द किसी भी कीमत पर बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। हमने राज्य में कानून लागू करके सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य करने का काम भी किया है। आगामी सत्र में प्रदेश के अंदर जो भी मदरसे सरकार द्वारा तय मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम उन मदरसों पर ताला लगा देंगे। वो मदरसे किसी कीमत पर संचालित नहीं होंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज कट्टरपंथी सोच के कारण भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में हिंसा और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये कट्टर मानसिकता मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अभी हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का देख लें, किस प्रकार से वहां मानवता को जिंदा दफनाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर हत्याएं की जा रही हैं, क्रूरता का एकदम पराकाष्ठा तक जाकर क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एंजल चकमा की हत्या के मामले पर नस्लीय टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है और जिसके बाद देश भर में नॉर्थ ईस्ट के लोग नस्लीय भेदभाव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब आरोपियों के परिजनों ने नस्लीय एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह हत्या नस्लीय टिप्पणी से नहीं जुड़ी है, इसे जानबूझकर अलग दिशा दी जा रही है। आरोपियों के परिजनों का यह दावा है कि 5 आरोपियों में से एक युवक स्वयं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला है और ऐसे में नस्लीय टिप्पणी का आरोप पूरे तरीके से बेबुनियादी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि परिजनों ने यह भी बताया कि उनके बच्चों को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। नहीं, हम भी तो
तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाला है। अभी इतने साल हो गया है मैं उत्तराखंड में रही हूँ, 2010 से हूँ। हाँ ऐसे अभी कभी नहीं आया, हाँ। कभी नहीं हुआ हमारा साथ। हाँ ये गलत करा फंसाया गया है मेरे लड़का को। अच्छा सूरज है मेरा लड़का का नाम। हाँ। तो ये उसने गलत- उसने क्या बोला उनको? कुछ भी नहीं बोला, बोल रहा है उसने, मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा में, उसको ऐसे सिमट गया है वहाँ पे। अच्छा मैंने नहीं देखा, बस दारू नीने गया था। पोता का उसका बच्चा का 1 साल का बर्थडे था। हाँ। और उसने मना भी किया था, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूँगा ना, दे दे। अब दारू नीने गया है वो, मुझे यही बोला है मेरे बेटा ने, मैं दारू नीने गया मम्मी, मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा। बस। हमें भी सर ये बताया जा रहा है, हमें नक्सली बताया जा रहा है सर। हम भी एसटी जनजाति बक्सर से आते हैं सर, ठीक है सर। हमें नक्सली बताया जा रहा है कि क्योंकि मेरा लड़का को भी जानबूझ के फंसाया जा रहा है। वहाँ पे वे उसको ले गए अपने साथ में, लड़के कोई बर्थडे पार्टी मनाने गए थे वहाँ पे ना। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे लड़के ने बताया कि पापा हमें कि ऐसी ऐसी बात हुई वहाँ पे कि वे दोनों भाई पूरी पता नहीं क्या नशा कर रखा था क्या नहीं, और खुद मुझे मारने लगे किसी बात में। दारू पी के सर, दारू पी के पता नहीं कहीं का और भी नशा कर रखा था उन्होंने कुछ। अब खबर चमोली से है, जहां जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हो गया। टनल के भीतर कार्य के दौरान 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई और जिससे कि वहां मौजूद मजदूरों के बीच चीख पुकार मच गई। तो वहीं बता दें कि हादसे के समय टनल में कुल 109 मजदूर मौजूद थे और जहां घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची। हादसे में घायल 70 मजदूरों का उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें कि 66 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, तो जबकि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा आपको जानकारी देते चलें कि पीपलकोटी विवेकानंद चिकित्सालय में भी 18 लोगों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया। तो वहीं 21 मजदूरों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। वे घटनास्थल से सुरक्षित अपने घर चले गए हैं, जहां प्रशासन के द्वारा स्थिति पर पूरे तरीके से नजर बनाई हुई है। तो आपको बता दें कि टीएचडीसी की टनल में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां चमोली से आज तड़के सुबह यह खबर सामने आई, जहां टनल में 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई और जिसके बाद टनल में पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी देते चले कि टनल में उस समय 109 मजदूर मौजूद थे, जिसमें से लगभग 70 मजदूरों का इलाज जारी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि प्रशासन की तत्परता के साथ पूरे तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और जहां जो सभी मजदूर हैं उन्हें घर भेज दिया गया है सुरक्षित उपचार के बाद। तो वही आपको बता दें कि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो चमोली से यह हादसा सामने आया है, जहां आपको बता दें कि टनल में यह हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सरकारी जमीनों के बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर जहां प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे पूरे मामले को अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को ढुलमुल रवैये और लापरवाही के चलते ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टम की उदासीनता के रूप में देखती हूँ। पूरे समय पर ये लोग एसी कमरों में बैठे रहते हैं, सुस्त रवैया इनका रहता है, कुंभकर्णीय नींद में ये सोए रहते हैं और उसके बाद जब अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है तो खुद कप्तान को उतरना पड़ता है। ये इसलिए उतरना पड़ता है क्योंकि आपने लोगों को ये इजाज़त दी, आपने कुछ देखा नहीं और लगातार जिस तरह की खबरें ऋषिकेश से आ रही हैं वो बहुत चिंतनीय खबरें हैं। जिस तरह से वहाँ संघर्ष हो रहा है पुलिस प्रशासन में और आम जनता में, और जिस तरह से रेल की पटरियों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेनों को रोका जा रहा है, ये भी और चिंतनीय बात है क्योंकि यात्री असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और कल का जो दृश्य है, मुझे लगता है इसके बाद तो सरकार को गंभीरता से इंटरवीन करना चाहिए, व्यक्तिगत इसमें रुचि लेनी चाहिए और इस मामले को जितनी जल्दी हो सके टेबल टॉक के जरिए निपटाना चाहिए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनाते हुए सशस्त्र धारा के रोड क्षेत्र पर 2 बड़े निर्माणों को सील कर दिया है। बताते चलें कि जांच में पाया गया है कि दोनों निर्माण बिना प्राधिकरण की स्वीकृति और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए थे और जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां एमडीडीए के द्वारा गंगा एनक्लेव क्षेत्र में कैलाश वीर सिंह के बहुमंजिला निर्माण और कुल्हान क्षेत्र के भरत सिंह के व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया, जहां प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए जिला गंगा संरक्षण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने की। बताते चले कि डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां बैठक में सीडीओ ने नगर निगम और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में गंगा को नालों का गंदा पानी या कूड़ा कचरा ना पाया जाए और इसके लिए बेहतर साफ सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए भी और साथ ही साथ गंगा को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए। जिला गंगा संरक्षण समिति की ये बैठक थी। इसमें कई पहलुओं पर डिस्कशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे हमारे जो STPs हैं वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। गंगा में कोई ऐसा नाली तो नहीं है जो पॉल्यूशन जो एजेंट्स हैं वो गिर रहे हैं। दूसरा इसमें रहता है कि जो हमारे घाट हैं तो वो साफ सुथरे रहें। तीसरा इसमें जो हमारा ये कुछ प्रतिबंधित व्यवसाय हैं जहाँ पे वो उनको मॉनिटरिंग की बात होती है, और ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो पॉल्यूट कर सकते हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया जाता है इनऑर्गेनिक के साथ साथ। समस्त STPs का जो है हम लोग रिव्यू करते हैं। अन्य जो गंगा संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका भी जो है रिव्यू करते हैं। तो इस क्रम में जो है आज समस्त STPs का रिव्यू किया गया और भी जो अतिक्रमण संबंधित है गंगा के क्षेत्र में उसके उस पर भी चर्चा की गई है और विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि अतिक्रमण हटाए। सफाई को लेकर भी जो जनपद में वृहद सफाई अभियान चल रहा है, उस क्रम में भी जो विभागों को निर्देशित किया गया है। नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है कि उस सफाई अभियान जो है नियमित तौर से जो है इसको सुचारू। खबर हरिद्वार से ही है, जहां नए साल के मौके पर जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हरिद्वार की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां इस दौरान SSP हरिद्वार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों के साथ बैठक पर सुरक्षित व्यवस्था को समीक्षा करने के लिए उनकी ओर से तमाम निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों, होटल्स और क्लबों के बाहर भी बैरिकेडिंग के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। जानकारी देते चले कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों और सड़कों पर हुड़दंग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नववर्ष के इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज इसी के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और क्राउड कंट्रोल को लेके एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को कल होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या में जो कार्यक्रम होने हैं और जो लोगों का आवागमन होना है वो सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चलता रहे, इसको लेकर हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो प्रॉपर टाइम से खड़ी हो जाएँ। किसी प्रकार की कोई भी हुड़दंग या इस प्रकार की समस्या ना सामने आए, ऐसे में अपेक्षा के साथ सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ नववर्ष हरिद्वार में हम लोग एक्सीडेंट फ्री कल का दिन लेके जाएं, ताकि नववर्ष में सभी के घर में जो खुशियाँ हैं वो अच्छे तरीके से मनाई जा सके। खबर हरिद्वार से ही है, जहां आपको बता दें कि CM हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायतों के बाद अब ड्रग विभाग हरकत में आ गया है। जानकारी के अनुसार शिकायत में हरिद्वार के ज्वालापुर में सुपर हेल्थ मेडिकोज पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया और जिसके बाद शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह की टीम मौके पर जो है पहुंची और जहां मेडिकल स्टोर पर गहराई से जांच की गई। तो वहीं जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक से भी दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेज मांगे और जिन्हें वह नहीं दिखा सका। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से कुछ नशीली और प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद की गई हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कालसी ब्लॉक के नागनाथ शिविर में आयोजन किया गया। आपको बता दें कि SDM प्रेमलाल की अध्यक्षता में लगे शिविर में 27 जन समस्याएं सामने आई और जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। तो वहीं शिविर में 352 लोगों को कई विभाग से
योजनाओं का लाभ भी मिला है, जहां आपको बता दें कि शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी निःशुल्क जांच और दवाएं बांटी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया और जहां अभियान के दौरान घंटाघर, राजपुर रोड, एसले हॉल और दर्शन लाल चौक के साथ साथ तमाम चौकों पर सहित प्रमुख फुटपाथों पर भी कार्रवाई की गई है, जहां आपको बता दें कि इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित ठेली, रेहड़ी और मैकेनिकल दुकानों के सामान को भी जब्त कर लिया गया है, जहां डस्टबिन न रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोबारा से फुटपाथ पर वाहन खड़ा पाया गया तो संबंधित वाहन को भी पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। जहां जिला प्रशासन का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।